हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो 2023 का एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रोविजंस। और आज हमारा बेरक होगा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अगर आज के वीडियो में जितना बताया गया है उतने इम्पोर्टेंट प्रोविज़न एक बार याद कर लेते हो तो अगर वहाँ से 12 क्वेश्चंस आते हैं तो आप 10 सोल्व कर लोगी। एटलीस्ट आपको ये पता हो कि इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रोविज़न में मिलेगा, ताकि वहाँ पर आप ओपन करके और आंसर को सही टिक कर सको। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ हमें देखनी होती है। सबसे पहले आप बेरट के जो कंटेंट लिस्ट है ना, कंटेंट लिस्ट में ये देखो कि सेक्शन का टाइटल क्या है, ऑर्डर का टाइटल क्या है। ठीक है, फिर उसके अंदर की इस रूल में क्या है। तो अब सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो सब बेरक्स में आपको एक बार देखनी होंगी और उनके आंसर्स कहाँ मिलेंगे। जैसे एक बात होती है कि किसी बेरक्ट का फुल नेम क्या है, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। फिर ये एक्ट नंबर कितना है, तो जब कंटेंट लिस्ट होती है उसके नाम के नीचे ही एक्ट नंबर लिखा होता है, ये एक्ट नंबर 5 है। उसके बाद इसकी असेंट डेट क्या है, जब सेक्शंस स्टार्ट होती है तो वहाँ पर उसके राइट साइड ऊपर लिखा होता है कि इसकी ये असेंट डेट है। ठीक है, फिर उसके प्रियम्बल में जाओ तो प्रियम्बल में कौन सा वर्ड यूज किया है। जैसे आप सीपीसी देखोगे तो उसमें कंसोलिडेट एंड अमेंड वर्ड का यूज किया है। उसके बाद सेक्शन फर्स्ट में ये वाला जो कानून है वो कहाँ अप्लीकेबल होता है, कहाँ अप्लीकेबल नहीं होता। जैसे इसमें देखोगे सीपीसी में तो इट अप्लाइज होल ऑफ द इंडिया। ठीक है, पूरे भारत पर लागू है। अब बात आती है कि कहाँ पर लागू नहीं है, तो स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया पर लागू नहीं है। यदि स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया वहाँ की गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से इन प्रोविजंस को लागू कर सकती है। अब बात आती है जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 से लागू है, उससे पहले लागू नहीं था। अब अगर ये आ जाता है कि कौन से बेर एक्ट में लिखा हुआ है, कौन से कानून में लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर पर लागू है, तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में ये बात लिखी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी लॉज हैं वो लॉज जम्मू कश्मीर पर भी लागू होंगी। ठीक है, अब आते हैं कि इम्पोर्टेंट प्रोविज़न। इसमें टोटल 158 सेक्शंस हैं, 51 ऑर्डर्स हैं। अब जब सबसे पहले हम सेक्शंस में चलते हैं तो सेक्शंस में डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन में डिक्री की डेफिनेशन, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि डिक्री में क्या इंक्लूड है, क्या इंक्लूड नहीं है। फिर काइंड्स ऑफ डिक्री, काइंड्स ऑफ डिक्री में प्रिमिलरी होती है, फाइनल होती है, पार्टली प्रिमिलरी होती है, पार्टली फाइनल होती है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ प्रिमिलरी डिग्री एंड फाइनल डिग्री वो भी वहीं सेक्शन 2 के क्लोज 2 में मिल जाएगी। उसके बाद सेक्शन 2 में क्लोज 9, क्लोज 11, क्लोज 12, क्लोज 14। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्लोज है तो आपको यहाँ जाके देखना होगा। उसके बाद आती है कि सेक्शन 6 में इसका टाइटल क्या है, तो पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में सेक्शन 6 में बताया है। फिर सेक्शन 9 पर जाए तो सेक्शन 9 में कि जो सिविल कोर्ट है वो कौन से मैटर को ट्रायल कर सकते हैं। तो जो सिविल कोर्ट है वो जितने भी सिविल नेचर के केसेस होते हैं उन पर कोग्निजेंस ले सकते हैं। फिर उसके बाद उसी में लिखा गया है कि यदि उस कोग्निजेंस को लेने के लिए एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार्ड किया है तो वो सिविल कोर्ट उन मैटर पे कोग्निजेंस नहीं ले सकता है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 10 स्टे ऑफ सूट, इसको सब रेस जुडाइस भी कहते हैं, पेंडिंग सूट पर अप्लीकेबल होता है। पहले सूट किसी और कोर्ट में पेंडिंग होता है या फिर सेम कोर्ट में भी पेंडिंग होता है तो सेम कोज ऑफ एक्शन पर दूसरा सूट यदि फाइल किया जाता है तो उसको रोक दिया जाता है। ठीक है, और ये एक मैंडेटरी प्रोविज़न है। उसके बाद सेक्शन 11 में रेस जुडिकेटा, रेस जुडिकेटा भी एक मैंडेटरी प्रोविज़न है। यदि कोई सूट फाइनली डिसाइड कर दिया जाता है और डिसाइड करने के बाद सेम कोज ऑफ एक्शन पर दूसरा सूट लाया जाता है तो दूसरे सूट को इंटरटेन नहीं किया जाएगा। जब सेक्शन 11 पढ़ते हैं तो इसमें टोटल 8 एक्सप्लेनेशंस हैं। इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन इसका 4th है जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा कहते हैं, प्रिमिलरी में पूछा जाता है। फिर उसके बाद इसका 7th है
कि ये एजुकेशन प्रोसीडिंग पर भी लागू होता है। फिर सेक्शन 13 पर चलते हैं तो फॉरेन जजमेंट्स होते हैं। तो फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। तो आंसर होता है ये कंक्लूसिव होते हैं, लेकिन ये कब कंक्लूसिव नहीं होते हैं। सेक्शन 13 में 6 सिचुएशंस दी गई हैं। उन 6 सिचुएशंस में यदि वो आता है, लाई करता है, तो फिर वो कंक्लूसिव नहीं होते हैं। उसके बाद जो फॉरेन जजमेंट हैं उनका प्रजम्पशन कैसा होता है, तो सेल्फ प्रज्यूम होता है। सेल्फ प्रज्यूम में क्या वो रिब्यूटेबल होता है या इरिब्यूटेबल होता है, तो ये रिब्यूटेबल प्रजम्पशन होता है। फिर सेक्शन 15 से लेकर 21A तक एक जगह पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हमें सेक्शन 15 में कोई भी सूट कहाँ फाइल किया जाएगा, कौन से कोर्ट में फाइल किया जाएगा, इस बात का आंसर है तो लोवेस्ट ग्रेड कोर्ट जो भी उस सूट को ट्रायल करने में कॉम्पिटेंट है वहाँ पर फाइल किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 16 में हमारे पास दिया गया है कि यदि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है तो सूट वहाँ फाइल किया जाएगा जहाँ पर वो प्रॉपर्टी सिचुएट है, ठीक है। तो वहाँ पर 6 चीज़ें दी गई हैं, लेकिन एक मूवेबल के बारे में, बाकी इमूवेबल के बारे में। उसके बाद सेक्शन 17, सेक्शन 18 उनके टाइटल से, ठीक है। डिफरेंट जूरिसडिक्शन में है तो सेक्शन 17, अनसर्टेन जूरिसडिक्शन है 18। सेक्शन 19 में 2 इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि किसी भी पर्सन के प्रति रोंग किया जाता है तो कहाँ सूट फाइल किया जाएगा, तो 2 इलस्ट्रेशन है, जरूर पढ़ना। अदर केसेस में है 20, ऑब्जेक्शन 21 है, ठीक है। फिर उसके बाद 21A कि इस आधार पर अगर ऑब्जेक्शन है तो सेट असाइड होगा या नहीं होगा। उसके बाद आते हैं कि मैटर को ट्रांसफ़र करने की पावर, तो 22 से लेकर 25 तक मैटर को ट्रांसफ़र करने की पावर है। तो यहाँ पर 24 में जो मैटर को ट्रांसफ़र करने की पावर है तो उसमें हाई कोर्ट की पावर के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो हाई कोर्ट की पावर के बारे में बताया है तो क्या क्या कर सकता है हाई कोर्ट, ठीक है। उसके बाद 25 में जो यदि वो ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन जानबूझकर लगाई है दूसरी पार्टी को परेशान करने के लिए तो उस पर फाइन इम्पोज किया जाता, तो कितना फाइन इम्पोज होगा, कंपनसेशन कितना देना पड़ेगा, कोर्ट कितने ऑर्डर कर सकता है, तो नॉट एक्सेडिंग 2000। जब हम उसके बाद हम सेक्शन 34 पर जाते हैं तो जब भी कोई डिक्री पास की जाती है तो उस अमाउंट पर कितने परसेंटेज इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो 6%, ठीक है। कॉमर्शियल मैटर है तो वहाँ के जो नेशनल बैंक है उनके अकॉर्डिंग या भी एग्रीमेंट किया है पार्टी ने तो उसके अकॉर्डिंग 35, 35A, 35B, ठीक है। वहाँ पर हाँ सेक्शन 32 में एक अमाउंट है नॉट एक्सेडिंग 5000, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं। अगर हम ये कहें कि एजुकेशन के प्रोसीडिंग में इम्पोर्टेंट सेक्शंस आपको एक बार टाइटल कौन कौन से पता हो, तो सेक्शंस में सेक्शन 38 में कोर्ट बाय विच डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड, तो कौन कौन से कोर्ट ऐसे हैं जो डिक्री एग्जीक्यूट करते हैं, तो जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है वो वाला, या फिर जिस कोर्ट को डिक्री ट्रांसफ़र की जाती है एग्जीक्यूट करने के लिए वो वाला कोर्ट, ठीक है। उसके बाद आते हैं इम्पोर्टेंट प्रोविजन है 42, ठीक है, पावर ऑफ कोर्ट इन एग्जीक्यूटिंग ट्रांसफर्ड डिक्री। उसके बाद है 46 प्रिसिप्ट, और जो प्रिसिप्ट के ऑर्डर है वो कितने मंथ्स तक कंटिन्यू रहेंगे, 2 मंथ्स तक कंटिन्यू रहेंगे। उसके बाद सेक्शन 47 इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री। तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि जो भी कोर्ट डिक्री को एग्जीक्यूट करता है वो क्या कर सकता है, ठीक है, और वो क्या नहीं कर सकता है। 47 इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 51 पावर ऑफ कोर्ट टू इन्फोर्स एग्जीक्यूशन। उसके बाद है 55 अरेस्ट एंड डिटेंशन, 58 डिटेंशन एंड रिलीज। 60 में कौन से ऐसे सब्जेक्ट मैटर हैं जिनको अटैच किया जा सकता है, तो उनकी लिस्ट 60 में दी गई है और किनको अटैच नहीं किया जा सकता है। उसके बाद है सेक्शन
9 रिलीज ऑन द ग्राउंड ऑफ इलनेस, ये भी हम कर सकते हैं। 75 पावर ऑफ कोर्ट टू इश्यू कमीशंस, ठीक है, कौन सा ऐसे जो कोर्ट हैं उनको किन मैटर में कमीशंस इश्यू जारी करने की पावर्स हैं। उसके बाद यदि गवर्नमेंट के खिलाफ कोई सूट फाइल किया जाता है या गवर्नमेंट सूट फाइल करती है तो उसके बारे में किस ऑफिसर्स के नाम जाएंगे या फिर किस नेम से सूट जाएगा। 79 गवर्नमेंट के खिलाफ सूट किया जाता है तो एक नोटिस देना होता है जो कंपलसरी होता है, सूट इंस्टीट्यूट करने से पहले 2 मंथ्स का नोटिस होता है। सेक्शन 82 में एग्जीक्यूशन, यदि डिक्री को एग्जीक्यूट करना है तो पहले 3 मंथ्स का टाइम निकालना होता है, उसके बाद ही होता है। उसके बाद सेक्शन 88 इंटरप्लीडर सूट जो ऑर्डर 35 के साथ पढ़ते हैं। 89 मोड ऑफ सेटलमेंट आउटसाइड ऑफ द कोर्ट, ठीक है। फिर 91 पब्लिक न्यूसेंस के सूट, 92 पब्लिक चैरिटी के सूट। ये सूट कौन फाइल कर सकता है, ठीक है। 91 और 92 दोनों देखने होंगे। जो ओरिजिनल डिक्री की अपील होती है वो 96 में होती है, तो कब अपील हो सकती है, कब अपील नहीं हो सकती है, ठीक है। तो एक्स पार्टी डिक्री की भी अपील होती है, कंसेंट डिक्री की अपील नहीं होती है। तो 96 में ओरिजिनल डिक्री से अपील के प्रोविजंस हैं। फिर 100 में सेकंड अपील और 101, 102, ठीक है। एक बार इनको देख लेना ताकि आंसर आपको पता चल सके। फर्स्ट अपील किस ग्राउंड पे होती है, सेकंड अपील सिर्फ इस ग्राउंड पे होती है, सेकंड अपील सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे होती है। फिर उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है तो सिर्फ सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, ठीक है। ये आंसर 109 में आपको मिलेगा। फिर 113, 114, 115 ये आप हेडिंग जरूर याद रखना, हेडिंग से आता है। रेफरेंस हमेशा हाई कोर्ट में किया जाता है, ठीक है। और रिव्यू कब किया जाता है उसकी कंडीशन है, तब किया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद आप आओ 122 पावर ऑफ सर्टेन हाई कोर्ट टू मेक रूल। हाई कोर्ट्स को रूल बनाने की पावर 122 में है। फिर उसके बाद 132 से लेकर 135A तक आपको करना है। फिर 144 सेक्शन आपको करनी है, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन। फिर 148A कैविएट एम्पेट, कैविएट, राइट टू लॉज कैविएट, और ये कितने दिन तक रहता है, 90 डेज तक रहता है एक बार फाइल करने के बाद। फिर इनहेरेंट पावर 151 सिर्फ सिविल कोर्ट के पास है CPC में, ठीक है। और लोअर जो सिविल कोर्ट होते हैं उनके पास भी होती है, ठीक है। सारे सिविल कोर्ट्स हैं उन सब के पास होती है। फिर उसके बाद अमेंडमेंट के प्रोविजंस आते हैं, ठीक है, कि 152, 153 और उसके बाद 153A और B, ठीक है। ओपन कोर्ट में, B में ओपन कोर्ट में होता है। तो एक बार जितनी सेक्शंस बताइए ना उन सेक्शंस के टाइटल्स देख लो, ठीक है। एक बार आपको इतना याद हो जाता है तो AIB का जो क्वेश्चन आएगा तो वहाँ आप कर पाओगे इजी से सेक्शंस से, ठीक है। अब दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्डर्स में कौन से इंपॉर्टेंट नेम ऑफ द ऑर्डर हैं और कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बाय, जय हिंद, जय भारत।